हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉ किट। आज की वीडियो में हम रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड केसेस को डिस्कस करेंगे। आज का पहला केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ला बी देसाई। इस केस में कंप्लेनेंट की वाइफ को टर्मिनल कैंसर था। वाइफ ने जब एक डॉक्टर ग्रीनबर्ग को कंसल्ट किया तो उनका ओपिनियन था कि वाइफ का कैंसर इनऑपरेबल था और सिर्फ मेडिसिन से ही ट्रीट किया जा सकता था। इस ओपिनियन के अगेंस्ट कंप्लेनेंट और उसकी वाइफ ने रिस्पोंडेंट को कंसल्ट किया जो कि एक प्रैक्टिसिंग सर्जन थे पिछले 40 साल से। कंप्लेनेंट और उसकी वाइफ ने रिस्पोंडेंट को डॉक्टर ग्रीनबर्ग का ओपिनियन बताया और उसके बावजूद भी रिस्पोंडेंट ने अपनी एडवाइस में कहा कि वाइफ का कैंसर ऑपरेबल है और उसकी सर्जरी होनी चाहिए। कंप्लेनेंट और उसकी वाइफ ने ऑपरेशन के लिए अग्री कर दिया इस कंडीशन पे कि रिस्पोंडेंट ही वाइफ की सर्जरी करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ और वाइफ को अपनी डेथ तक पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन से सफर करना पड़ा। महाराष्ट्र की मेडिकल काउंसिल ने रिस्पोंडेंट को गिल्टी ठहराया नेग्लिजेंस के लिए। जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तब विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त डॉक्टर ग्रीनबर्ग इंडिया नहीं आ पाए, पर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी टेस्टिमनी देने को तैयार थे। इसके चलते रिस्पोंडेंट ने सीआरपीसी के सेक्शन 273 पर रिलायंस प्लेस की और ये अपील हाई कोर्ट में सक्सीड हुई। अल्टीमेटली कंप्लेनेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। इस केस का इशू ये था कि क्या एक क्रिमिनल ट्रायल में एविडेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है। कोर्ट ने अपनी जजमेंट देते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 273 को इंटरप्रेट किया और ये नोट किया कि एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री हो सकता है एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है एंड एज सच वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही माना जाएगा। अब हम आते हैं अगले केस पे जो है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जगदीश प्रसाद राम नारायण खंडेलवाल को अक्यूट अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस मिला और उन्हें डॉक्टर अदत्तिया के नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। वहां पर पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। डॉक्टर अदत्तिया के अनुसार ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को इलियम का पैरालिसिस हो गया और उन्हें डॉक्टर मोटवानी से ट्रीटमेंट दिलवाने के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट होने के 3 दिन बाद जगदीश प्रसाद पास्ड अवे। हॉस्पिटल ने डेथ का कारण पैरालिटिक इलियस एंड पेरिटोनाइटिस बताया, जिससे डॉक्टर अदत्तिया की नेग्लिजेंस सामने आई। इस केस में एपेलेंट बॉम्बे हॉस्पिटल का कोरोनर था। एपेलेंट ने पेशेंट की बॉडी का डिस्पोजल अलाउ किया बिना पोस्टमार्टम करवाए, जबकि कोरोनर्स कोर्ट ने पुलिस को परमिशन दे दी थी फॉर एन इंक्वेस्ट और उसी इंक्वेस्ट के लिए हॉस्पिटल में पुलिस ने रिक्वेस्ट भी भेजी थी। इंक्वेस्ट एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है किसी की डेथ का कॉज जानने के लिए। कोरोनर्स कोर्ट ने परमिशन के साथ इंक्वेस्ट में इन्वॉल्व्ड प्रोफेशनल्स को लेटर्स भी भेजे जिसमें कोर्ट ने प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट किया था विद सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस थे डिसीज्ड के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की एक्सप्लेनेशन मांगते हुए रिगार्डिंग द डेथ ऑफ हिज पेशेंट। इस केस के टेक्निकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए एपेलेंट ने डॉक्टर मोटवानी को डॉक्टर अदत्तिया के पास भेजा और डॉक्टर अदत्तिया से 20,000 रुपए मांगे, पर डॉक्टर अदत्तिया ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बाद में एपेलेंट ने पैसों के अमाउंट को कम करके 10,000 रुपए किया, ये सोचकर कि डॉक्टर अदत्तिया उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर डॉक्टर अदत्तिया एपेलेंट की डिमांड्स को रिजेक्ट करते रहे। इसके बाद डॉक्टर मोटवानी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट रजिस्टर की एपेलेंट के खिलाफ, क्योंकि एपेलेंट डॉक्टर अदत्तिया को कॉल करके पैसे डिमांड करते रहता था। फिर ब्यूरो अथॉरिटीज और पुलिस ने डॉक्टर मोटवानी के टेलीफोन में रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाया और डॉक्टर मोटवानी को डायरेक्ट किया एपेलेंट को फोन करने के लिए केस से जुड़े पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस में। रिकॉर्डिंग के थ्रू एपेलेंट के अगेंस्ट एविडेंस प्रोड्यूस किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने एपेलेंट की कन्विक्शन ग्रांट की। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। इस केस का इशू था कि क्या टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन एक एडमिसिबल एविडेंस है। अब आते हैं इस केस के कंटेंशंस पर। एपेलेंट का कंटेंशन ये था कि प्रोड्यूस किया गया टेप रिकॉर्डेड एविडेंस इलीगली ऑब्टेन किया गया था और ऐसे एविडेंस इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 25 के अगेंस्ट हैं। फिर एपेलेंट ने कंटेंट किया कि ये एविडेंस अगर एडमिसिबल माना जाए तो एपेलेंट के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 23 और 21 में। इसके बाद एपेलेंट ने कंटेंट किया कि प्रोड्यूस किया गया टेप रिकॉर्डेड एविडेंस एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी, जिसमें अथॉरिटीज ने डॉक्टर मोटवानी को डायरेक्ट किया था एपेलेंट से बात करने के लिए, जिससे कि अथॉरिटीज उनके बीच की कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर सकें। एपेलेंट का कंटेंशन था कि ऐसे एविडेंस सीआरपीसी के सेक्शन 162 के अंडर एडमिसिबल नहीं है। इस केस की जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट वायलेट नहीं किया गया है एविडेंस को प्रोड्यूस करने में और एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है। फिर कोर्ट ने कहा कि एपेलेंट और डॉक्टर मोटवानी के बीच की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन में एपेलेंट ने जो भी कहा वो वॉलंटरी था, बिना किसी कंपल्शन या फोर्स के। कोर्ट का ये मानना था कि बिना एपेलेंट के नॉलेज के कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना एविडेंस को इनएडमिसिबल नहीं बना सकता है, क्योंकि उस एविडेंस को ड्यूरेस या कंपल्शन से नहीं निकाला गया था।
फिर कोर्ट ने एपलेंट के लास्ट कंटेंशन को कंसिडर किया। ये कंटेंशन था कि एपलेंट और डॉक्टर मोटवानी की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की गई थी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एपलेंट ने ये कंटेंट किया था कि ये रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस पर रिकॉर्ड की गई थी। सीआरपीसी के सेक्शंस 161 और 162 को एग्जामिन करते हुए कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब एक पुलिस ऑफिसर किसी इंडिविजुअल को ओरली एग्जामिन करता है। इस केस में जो इम्प्यून टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन थी उसमें पुलिस ऑफिसर ने ना ही किसी को क्वेश्चन किया और ना ही कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व्ड पर्सन्स ने पुलिस ऑफिसर को एड्रेस करते हुए अपनी स्टेटमेंट दी। इसके चलते सीआरपीसी के सेक्शन 162 को वायलेट नहीं किया गया है और इस केस में इम्प्यून्ड एविडेंस एडमिसिबल है। अब हम आते हैं मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर के केस पे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की एलिगेशन थी कि मेहर तेजा ने अपने लवर मिर्जा अकबर के साथ कंस्पायर करके अपने हस्बैंड का मर्डर किया। इस मर्डर को कैरी आउट करने के लिए दोनों अक्यूज ने एक हिटमैन को हायर किया, पर वो हिटमैन मर्डर करते हुए पकड़ा गया। मर्डर सीन पे पहुंचकर मिर्जा अकबर ने हिटमैन की इनोसेंस प्लीड की, पर अल्टीमेटली तीनों को प्रोसिक्यूट किया गया फॉर द मर्डर। इस केस में अक्यूज्ड पर्संस के अगेंस्ट ये एविडेंस पाए गए। 1. डिसीज्ड की वाइफ मेहर तेजा और उसके लवर मिर्जा अकबर के बीच एक्सचेंज किए गए लेटर्स जिनमें उन्होंने हस्बैंड को मारने की बात और इस मर्डर को अंजाम देने के लिए हिटमैन को हायर करने की बात की थी। 2. वाइफ की दी गई स्टेटमेंट्स मैजिस्ट्रेट के सामने उसके अरेस्ट के बाद। इस केस का इशू अक्यूज्ड के अगेंस्ट दिए गए एविडेंस की रेलेवेंसी को लेकर था एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 के कॉन्टेक्स्ट में। इस केस की जजमेंट देते हुए कोर्ट ने इस केस में अलेज्ड ऑफेंसेस के रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एग्जामिन किए। पहला था सेक्शन 120A आईपीसी का जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी को डिफाइन करता है, और दूसरा था सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट का जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी से रिलेटेड फैक्ट्स की रेलेवेंसी को एस्टैब्लिश करता है। सेक्शन 10 को एग्जामिन करते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ वो ही एविडेंस एडमिसिबल होगा जो कंस्पिरेसी के दौरान किए गए एक्ट से रिलेटेड हो। कंस्पिरेसी खत्म होने के बाद किए गए एक्ट से रिलेटेड एविडेंस रेलेवेंट नहीं होंगे। इस बेसिस पे कोर्ट ने जज किया कि अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स के बीच शेयर किए गए लेटर्स रेलेवेंट एविडेंस थे अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। लेटर्स रेलेवेंट इसलिए माने गए क्योंकि वो कंस्पिरेटर्स के कॉमन डिजाइन को फर्दर करने के लिए एक्सचेंज किए गए थे। हाउएवर मैजिस्ट्रेट के सामने दी गई स्टेटमेंट सेक्शन 10 के अंडर रेलेवेंट नहीं थी क्योंकि वो कंस्पिरेसी के ऑब्जेक्ट अचीव होने के बाद दी गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को। इस केस के सेकंड एपलेंट रामजी सोनार एक गोल्डस्मिथ थे जिनकी शॉप विलेज नावगचिया में थी। फर्स्ट एपलेंट का स्कूल था जो रामजी की शॉप के पास में था। रामजी के घर के पास एक बिल्डिंग में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ ऑर्नामेंट्स और मोल्टन सिल्वर सीज किए। दीज ऑर्नामेंट्स वर सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। इस सीजर में इंस्पेक्टर ने 6 लोगों को पकड़ा इन ऑर्नामेंट्स को मेल्ट करते हुए विद टूल्स अलेज्ड टू बी रामजीज। इसके चलते रामजी को अरेस्ट किया गया, पर उसी दिन रामजी को बेल मिल गई। 2 दिन बाद रामजी और बद्री ने पुलिस इंस्पेक्टर को अप्रोच किया और उनको ब्राइब करने की कोशिश की। इस ब्राइब अटेम्प्ट के बारे में इंस्पेक्टर ने अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किया और एपलेंट्स को वार्न भी किया, पर कुछ दिनों बाद बद्री ने कुछ पैसे इंस्पेक्टर के हाथों पकड़ाए, ये कहते हुए कि ब्राइब रामजी ने ऑफर की है उसके अगेंस्ट केस को क्वॉश करने के लिए। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त ब्राइब ऑफर को रिपोर्ट किया, पैसों को डॉक्यूमेंट किया और बद्री को अरेस्ट भी किया। फिर बद्री और रामजी के अगेंस्ट ट्रायल चला लीडिंग टू देयर कन्विक्शन। इस केस का इशू था कि क्या बद्री की दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल है एज टेस्टिमनी अगेंस्ट रामजी। रामजी का कंटेंशन ये था कि एपलेंट्स के अगेंस्ट आईपीसी का सेक्शन 120B इसलिए लगाया गया ताकि फर्स्ट एपलेंट की स्टेटमेंट रामजी के अगेंस्ट एडमिसिबल हो एज अ को-कॉन्स्पिरेटर। कोर्ट ने इस केस के फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए रामजी के इस कंटेंशन को डिसमिस किया और कहा कि रामजी और बद्री का मिलकर इंस्पेक्टर को अप्रोच करना ब्राइब देने के लिए एक कंस्पिरेसी की एग्जिस्टेंस का इंडिकेशन है। फिर कोर्ट ने एपलेंट का अगला कंटेंशन कंसिडर किया। ये कंटेंशन था कि जब बद्री ने इंस्पेक्टर को अकेले अप्रोच किया ये कहते हुए कि रामजी ने इंस्पेक्टर के लिए ब्राइब भेजी है, तब कंस्पिरेसी की ड्यूरेशन खत्म हो चुकी थी क्योंकि कंस्पिरेटर्स का कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव हो चुका था। कोर्ट ने इस कंटेंशन को डिसमिस किया, ये नोट करते हुए कि बद्री की स्टेटमेंट के टाइम कंस्पिरेसी का ऑब्जेक्ट अचीव नहीं हुआ था। इसके चलते कोर्ट ने अपील डिसमिस की और अक्यूज्ड एपलेंट्स की कन्विक्शन को अपहोल्ड किया। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग FG Locket।